हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजबाला आपके अपने यूट्यूब चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचटेट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम निरंतर आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो रचनाएं हैं उन पर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करते हैं। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं फणीश्वर राज रेणु की जो कहानी है पहलवान की ढोलक, उस पर हम व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं। पहलवान की ढोलक जो कहानी है वो फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन की दूसरी कहानी है जो 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई और विश्वामित्र पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। पहली कहानी इनकी वटबाबा थी जो 1944 ईस्वी में ही विश्वामित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो दूसरा पहलवान की ढोलक इनके जीवन की जो पहली प्रसिद्ध कहानी है, वैसे लेखन की दृष्टि से ये क्या है, इनकी दूसरी कहानी है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु का पहला जो कहानी संग्रह है जिसका नाम है ठुमरी, वो कहते हैं कि जो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फणीश्वर नाथ रेणु कहते हैं कि ठुमरी नाम की इसमें कोई कहानी नहीं है, अपितु सभी जो कहानियां हैं वो ठुमरी धर्मा है। यानी कि ठुमरी का मतलब क्या है कि ठुमरी एक राग होता है जिसमें उतार चढ़ाव जो हैं वो आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो कहानियां हैं वो भी ऐसी हैं जिसमें क्या है, जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, आशा निराशा, ठीक है, वो सारी की सारी इन कहानियों में दर्शाई गई है। चाहे ठेस है, चाहे पंचलाइट है, चाहे आपकी तीसरी कसम है, चाहे लाल पान की बेगम है, ये सारी की सारी प्रसिद्ध कहानियां जो हैं वो ठुमरी में संकलित है। वैसे इन्होंने 5 कहानी संग्रह अपने जीवन में प्रकाशित करवाए थे। 3 कहानी संग्रह ऐसे थे जो उनके जीवन में ही प्रकाशित हो चुके थे और 2 कहानी संग्रह इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुए थे। ठीक है, और 69 कहानियां कुल जो थी वो उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं पहलवान की ढोलक की। आधी कहानी जो है इस पर हम चर्चा कर चुके हैं पिछले व्याख्यान में, और अभी जो बची हुई कहानी है उस पर हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ ध्वन्यात्मक बिंब जो है इस कहानी में जगह जगह प्रयुक्त हुआ है, यानी ढोलक की ताल जो है वो पूरी तरह से ध्वन्यात्मक बिंब इसमें दर्शाया गया है। तो यहाँ ये भी आपको याद रखना है कि किस ढोलक की ताल से क्या बात जो है वो निकल रही है, जिसको लुट्टन जो है वो समझ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ से प्रश्न तैयार करना होगा। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। यूं ही 15 वर्ष का मतलब क्या है कि जो लुट्टन पहलवान है वो राज दरबार में रह रहा था और 15 साल उसको राज दरबार में रहते हुए हो गए थे, और वो पहलवान था और अजय पहलवान था, यानी उसको कोई हरा नहीं सकता था। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। यानी कि पहलवान के 2 पुत्र थे। लुट्टन के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। दोनों लड़के पिता की तरह गठीले और तगड़े थे। ठीक है, दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण कहां से हो रहा था? दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा भी देता। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कैसे व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। यानी कि पहलवानी के गुर वो अपने बच्चों को सिखाता था। किंतु उनकी शिक्षा दीक्षा सब करे किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही वो दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान किसने ले लिया? घोड़े की रेस ने ले लिया। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दंगल का स्थान किसने ले लिया था? घोड़े की रेस ने ले लिया था। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरुबल, कि ये तो बर्दाश्त से बाहर है। पहलवान को साफ जवाब मिल गया कि उसकी राज दरबार में कोई आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन देखिए कैसे मनुष्य का समय परिवर्तित होता है। उसी दिन वह ढोलक गांव जो है वो कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंध गया। सुबह शाम वह ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच सिखाया करता था।
गांव के किसान और हर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखेंगे। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में बेचारे की गुजर बसर होती। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि यानी कि पहले तो सूखा पड़ गया, फिर अन्न की कमी हो गई, फिर मलेरिया और हजे की बीमारी आ गई, जिससे गांव जो है पूरी तरह से जलना शुरू हो गया। प्राय गांव सूना हो चला था, यानी कि गांव के घर में प्रत्येक घर में मौत हो रही थी। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ जो है वो प्रभा दिखाई देती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते खूंखते कहराते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स देते थे। यानी कि जो है वो लोग आपस में एक दूसरे का ही जो है वो साहस बंधा रहे थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, सो हो गया, वह तुम्हारा नहीं था। वह जो है उसको तो देखो, मतलब जो चला गया उसको मत रो, जो अभी है उसकी ओर ध्यान दो, उसकी संभाल करो। भैया घर घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगे, कफन कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। मतलब ऐसी बातें जो है वो गांव के लोग आपस में किया करते थे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपने अपने झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बच्चे बूढ़े जवानों को शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ आती थी। यानी कि पहलवान की ढोलक को सुनकर जो मरणासन जो लोग थे उनमें भी कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार हो जाता था। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था, न ही महामारी का सर्वनाश रोकने की उसमें कोई शक्ति थी। पर उसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असहाय वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। कि जो पहलवान है उसके भी दोनों बेटे जो हैं वो इसकी चपेट में आ चुके थे। चटाक चटधा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामचंद की दी हुई रेशमी जंघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। देखिए कितना मार्मिक दृश्य जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार एक आदमी है जो मतलब पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन टूटकर भी किस प्रकार हिम्मत वो बंधाए हुए है, वो बात यहाँ पर दर्शाई गई है। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वे आगे बोल नहीं सका। देखिए कितनी मार्मिक कहानी है, कितना मार्मिक अंत है, जीवन कैसे परिवर्तित होता है, ये सारी कहानी जो है वो इसमें कही गई है। कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाली एक कहानी है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। ये जो कहानी है वो आपके पाठ्यक्रम में पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, उस दृष्टि से आप इसको देखिएगा, जहां भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, वहां से अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, अगले व्याख्यान में। तो तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद।